नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में नई वीडियो है लूप करंट मेथड में कोर प्रैक्टिस पे। हमने लूप करंट मेथड की पिछली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझा था और दो लूप करंट के साथ कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल की मदद से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। उसे तेजी से दोहराते हुए आज 3 लूप के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैक्सवेल के लूप करंट मेथड से जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करते हैं तो सारे सोर्सेज हमें वोल्टेज के रूप में होने चाहिए। अगर किसी सर्किट में एक करंट सोर्स साथ में पैरेलल अकम्पनीड रेजिस्टेंस के साथ प्रैक्टिकल करंट सोर्स के रूप में हो तो इसका रूपांतरण एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के रूप में करना जरूरी है ताकि परिपथ के सारे सोर्सेज वोल्टेज के रूप में आ जाए। अगली स्टेप में हम इंडिपेंडेंट लूप में करंट को अज्यूम करेंगे और इंडिपेंडेंट लूप वो है जिसमें कम से कम एक ब्रांच किसी दूसरे लूप का हिस्सा ना हो। अगर ये हमने पहला लूप करंट I1 अज्यूम कर लिया है तो अब ये जो 12 ओम 6 वोल्ट वाली जो ब्रांच है उसके साथ हम दूसरा इंडिपेंडेंट लूप बना सकते हैं और ये येलो हाईलाइट में हमारा दूसरा लूप हो गया है। अब कुछ रेजिस्टेंस है जो सिर्फ एक ही लूप के हिस्से हैं, जैसे ये 5 ओम सिर्फ पहले लूप में है तो जो लूप करंट I1 है वही इसका ब्रांच करंट हो जाएगा। इसी तरह से 12 ओम में जो ब्रांच करंट है वो लूप करंट I2 है। लेकिन ये 4 ओम जो दोनों लूप में कॉमन है, इस कॉमन रेजिस्टेंस में ब्रांच करंट दो लूप करंट का डिफरेंस होगा। अज्यूम लूप करंट से किरचॉफ के वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनाने होंगे और वो सीधे मैट्रिक्स रूप में सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से इस स्वरूप में आ जाएंगे। यहाँ R11 पहले लूप के दोनों 5 ओम और 4 ओम का जोड़ 9 ओम हो गया है। R22 इसी तरह से दूसरे लूप के सभी प्रतिरोध जो 12 ओम और 4 ओम है उनका जोड़ 16 ओम हो गया है। और ये R12 और R21 दोनों लूप में कॉमन रेजिस्टेंस है। एक कॉमन रेजिस्टेंस में I1 लूप करंट नीले तीर से और I2 लूप करंट जब लाल तीर से हम देखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा जैसे यहाँ है और ये -4 हो जाएगा R12 और R21। अगर हम सारे लूप करंट की अज्यूम्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं तो अक्सर ये कॉमन रेजिस्टेंस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स में उनकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जो डायगोनल रेजिस्टेंस एलिमेंट है मैट्रिक्स में जो सेल्फ रेजिस्टेंस है पहले लूप और दूसरे लूप के वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगर इस अजम्पशन में I2 करंट को क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ होता तो ये 4 और का साइन भी प्लस हो जाता। समेशन E1 पहले लूप के सोर्स EMF का सम है और इसी तरह से समेशन E2 दूसरे लूप जो येलो हाईलाइट में है उसमें सोर्स EMF 8 वोल्ट और 6 वोल्ट का सम है। एक लूप में अगर सोर्स वोल्टेज लूप करंट को सपोर्ट करे और लूप करंट उसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकलती हुई हो तो ऐसी वोल्टेज जैसे यहाँ 10 पहले लूप में पॉजिटिव होगी। और अगर ये सोर्स वोल्टेज लूप करंट को अपोज करने की नेचर में हो और हमारा अज्यूम लूप करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो हमारी जो सोर्स वोल्टेज है लूप में वो नेगेटिव होगी। तो पहले लूप में 10 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है और इनका सम 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे लूप में ये 8 वोल्ट का सोर्स I2 को सपोर्ट कर रहा है, I2 इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रही है तो ये जो 8 है वो सोर्स वोल्टेज कैलकुलेशन में पॉजिटिव मानी जाएगी। और इसी समेशन में जब हम दूसरी वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट को देखेंगे तो वो इस I2 करंट को अपोज कर रहा है और I2 करंट इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रही है तो इस 6 का साइन नेगेटिव हो जाएगा और समेशन E2 इन दोनों का सम +2 हो जाएगा। इस तरह विजुअल इंस्पेक्शन से मैट्रिक्स के रूप में जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस आएंगी उसमें ये 9 और -4 I1 के कोफिशिएंट है। क्रैमर के नियमानुसार अगर मुझे I1 का मान निकालना है तो इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स को एज इट इज डिनोमिनेटर में लेते हुए और न्यूमेरेटर में I1 के जो कोफिशिएंट वाला कॉलम है उसे इक्वल टू वाले समेशन E1 और समेशन E2 के कॉलम 2 और 2 से रिप्लेस कर देता हूं और ये जो नई मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू का भाग दे देता हूं तो मुझे I1 करंट मालूम हो जाएगा। और मैट्रिक्स को सॉल्व करते समय डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते समय इस 2/2 मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है 2 और 16 उनके प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव लेना है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 और 2 1 जैसी पोजीशंस पे उनके प्रोडक्ट के साइन को साइन चेंज करके लेना है। और इस तरह से जो रिजल्ट्स आते हैं उससे हमें क्रैमर रूल से I1 आ जाएगा। और जब हमें I2 लूप करंट निकालना होगा तो ये जो I2 के कोफिशिएंट है -4 और 16 इसे 2 और 2 से रिप्लेस करके जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स से डिवाइड करके हम I2 की वैल्यू पता कर लेंगे। क्रैमर रूल से जो लूप करंट के मान हमें ज्ञात होंगे उनसे हम ब्रांच करंट पता कर सकते हैं। मेरे इस 5 ओम में पहला लूप करंट ही ब्रांच करंट
है तो इसका करंट I1 लूप करंट 5/16 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से 12 ओम में I2 लूप करंट ही ब्रांच करंट है तो ये 13/64 एम्पियर आ गया है। लेकिन इस ओरिजिनल सर्किट में 4 ओम का करंट इस सर्किट में I1 और I2 का अंतर निकाल के नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए हमें ओरिजिनल सर्किट में वापस आना होगा क्योंकि इसका रूपांतरण हुआ है। जब कभी भी किसी परिपथ के हल के दौरान करंट सोर्स का अगर वोल्टेज सोर्स के लिए रूपांतरण करके हम लूप मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्रतिरोध जिनका रूपांतरण हुआ है उनकी गणना मूल परिपथ में करनी होगी और इसे करने के लिए हमें शेष परिपथ के रिजल्ट्स के साथ किरचॉफ के धारा नियम का इस्तेमाल करना होगा। और इस नोड पे 5 ओम की ये करंट X और ये सोर्स करंट 2 इनकमिंग करंट है और यहाँ 12 ओम की करंट I2 करंट और ये 4 ओम की करंट अगर हम इस दिशा में X मान लें तो ये I2 प्लस X आउटगोइंग करंट हो गया। और इस गणना से जब हम X का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये 4 ओम में बहने वाली करंट का पता इस समीकरण से लग जाएगा। तो इस प्रकार हम सारे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलकर इंडिपेंडेंट लूप में लूप करंट अज्यूम करके फिर सीधी विजुअल इंस्पेक्शन से किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनाकर क्रैमर रूल से सॉल्यूशन करके लूप करंट निकालकर ब्रांच करंट निकाल सकते हैं। और जिन ब्रांचेस का रूपांतरण हुआ है उसमें ओरिजिनल सर्किट में आके और किरचॉफ के धारा नियम से इस प्रकार गणना करके हम ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। मैक्सवेल के लूप करंट मेथड से हम जटिल परिपथ भी हल कर सकते हैं, जैसा कि एक परिपथ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में ये 4 नोड संधि बिंदु हैं और इन संधि बिंदुओं के बीच में अगर आप गिने तो 6 शाखाएं हैं, 6 ब्रांचेज हैं। किसी परिपथ में इंडिपेंडेंट लूप के नंबर ब्रांचेज में n-1 जिन संधियों पर हम किरचॉफ का धारा नियम लगा लेते हैं और अननोन कम कर लेते हैं उन्हें घटाकर हमें इंडिपेंडेंट लूप का नंबर मालूम हो जाएगा। यहाँ ब्रांच 6 है और नोड 4 है, 4 में से 1 घटाने पे 3 आया, 6 में से 3 घटाने पे हमारे पास 3 लूप करंट हमें इंडिपेंडेंट लूप में यहाँ इस सर्किट में मानने होंगे। मेरे इस सर्किट में सारे सोर्स वोल्टेज के रूप में है। अगर कोई करंट सोर्स होता तो हम उसका रूपांतरण करके उसे वोल्टेज सोर्स बना लेते। 3 इंडिपेंडेंट लूप ऐसे लेने चाहिए जो सहज दिखते हो और जिनमें ब्रांचेज की संख्या कम हो। जैसे हमने यहाँ I1 I2 I3 3 ले लिए हैं। हमने यहाँ तीनों लूप करंट को क्लॉकवाइज लिए हैं। ऐसी स्थिति में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके साइन तो पॉजिटिव होंगे लेकिन ऑफ डायगोनल सारे रेजिस्टेंस के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। आप किसी लूप करंट को उल्टी डायरेक्शन में भी अज्यूम कर सकते थे। ये 3 हमारे लूप करंट हो गए I1 I2 I3 और अब आप रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सिंपल इंस्पेक्शन से बना सकते हैं। R11 पहले लूप, ये I1 वाला लूप पहला लूप है, उसके 3 रेजिस्टेंस 3 ओम 8 ओम और 10 ओम का सम ये 21 हो गया है। इसी तरह से R22 दूसरे लूप I2 करंट वाले में ये 3 रेजिस्टेंस है 8 ओम 5 ओम और 12 ओम और इनका जोड़ 25 ओम हो गया है। और ये तीसरे लूप में 3 रेजिस्टेंस है 12 ओम 4 ओम और 10 ओम और इनका जोड़ 26 ओम हो गया है। तो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट आ गए हैं। सेल्फ सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ लूप 1 लूप 2 एंड लूप 3। अब 1 2 और 2 1 पहले और दूसरे में कॉमन रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम पहले लूप और दूसरे लूप में जो कॉमन रेजिस्टेंस है इसमें I1 करंट नीले तीर की दिशा में है और I2 करंट लाल तीर की दिशा में उल्टा है। ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे लूप के बीच में ये जो कॉमन 8 ओम रेजिस्टेंस है उसका साइन नेगेटिव हो गया है। इसी तरह से पहले और तीसरे लूप के बीच में ये 10 ओम कॉमन है और दोनों करंट आप देखिए I1 की डायरेक्शन इधर 6 वोल्ट की साइड से जा रही है और ये जो I3 करंट है वो उल्टा है। तो इस 10 ओम का भी साइन नेगेटिव हो गया है और जो 1 3 है वही 3 1 होगा। 2 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे लूप में ये जो बीच का रेजिस्टेंस है वो कॉमन है और कॉमन में दोनों I2 और I3 के करंट डायरेक्शन अगर आप देखेंगे I2 यहाँ लाल तीर में है और I3 यहाँ नीले तीर में ऑपोजिट है तो आप देखेंगे कि इस 12 का साइन भी नेगेटिव हो गया है और जो R23 है वही 3 2 है। 2 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सारे करंट इस तरह से हमने क्लॉकवाइज लिए हैं तो डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव है और ऑफ डायगोनल सारे रेजिस्टेंस नेगेटिव है। ये I1 I2 और I3, ये I1 I2 I3 हमारे अज्यूम्ड लूप करंट की कॉलम मैट्रिक्स हो गई है और यहाँ समेशन E1 पहले लूप में 2 सोर्स वोल्टेज है 12 वोल्ट और 6 वोल्ट और दोनों इस लूप करंट को जो हमने अज्यूम किया है उसे सपोर्ट कर रही है। हमारा अज्यूम लूप करंट सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो ये 12 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरे लूप में केवल एक वोल्टेज सोर्स है 7 वोल्ट का और वो इस I2 के फ्लो को अपोज कर रहा है क्योंकि I2 इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकलती हुई दिख रही है और 7 वोल्ट इसे अपोज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस सोर्स वोल्टेज का साइन समेशन E2 में नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 6 वोल्ट तीसरे सोर्स में एकमात्र वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज वो भी इस I3 को अपोज कर रही है और हमारा I3 करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो इस 6 वोल्ट का साइन भी नेगेटिव हो गया है। अब हम ये जो इक्वेशन बनी है इसे क्रैमर रूल की मदद लेकर I1 और I2 और I3 के लिए सॉल्व कर सकते हैं और जो लूप करंट है उससे कुछ ब्रांचेस का करंट जैसे 3 ओम का I1, 5 ओम का I2 और 4 ओम का I3 सीधे निकल जाएगा
जाएगा, लेकिन जो कॉमन रेजिस्टेंस है जैसे 8 ओम, उसमें ये करंट I1 और I2 का अंतर हो जाएगा। इसी तरह से इस 12 ओम में करंट I2 और I3 लूप करंट का अंतर हो जाएगा, तो हम लूप करंट से ब्रांच करंट निकाल सकते हैं। एक और इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, और इसमें सभी सोर्स वोल्टेज के रूप में है, इसलिए हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स के रूप में बदलने वाला स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें 3 नोड हैं, ये एक बड़ा सा बेनिज नोड हो गया, और कुल 3 नोड यहाँ जैसे नीली हाईलाइट से दिखाया हुआ है वो हो गए, और इन नोड्स के बीच में हमारे पास 5 ब्रांचेज है। तो इंडिपेंडेंट लूप की संख्या ब्रांच में से n-1 घटाने पे 3 आ गई है, और हमने ये 3 क्लॉकवाइज करंट्स 3 लूप में जो सहज सरल हमें दिख रहे हैं I1, I2, I3 वो मान लिए हैं। आप किसी करंट को क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते थे। किरचॉफ का विभव सीधे विजुअल इंस्पेक्शन से इस स्वरूप में आ जाएगा। यहाँ R11 पहले लूप में जो 2 रेजिस्टेंस है 3 ओम और 12 ओम, उनका जोड़ है 15 ओम। इसी तरह से R22 दूसरे लूप में ये जो 3 रेजिस्टेंस है 12 ओम, 5 ओम और 8 ओम, उनका जोड़ हो गया है। इसी तरह से ये तीसरे लूप में 2 रेजिस्टेंस 4 ओम और 8 ओम का जोड़ R33 हो गया है। तो आपने R11 पहले लूप के सब रेजिस्टेंसों का जोड़, R22 इसी तरह से दूसरे, और R33 तीसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ याद कर लिया है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट R12 और 21 पहले और दूसरे लूप में ये जो कॉमन रेजिस्टेंस 12 ओम है वो हो जाएगा। 12 ओम में ये जो I1 करंट है वो इस तीर के हिसाब से, और ये I2 करंट इस नीले तीर के हिसाब से एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इस 12 ओम का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और 12 और 21 दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस परिपथ में एक और खूबसूरत बात है कि ये जो पहला लूप है और ये जो तीसरा लूप है, इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस कॉमन नहीं है, तो 13 और 31 इस तरह की स्थितियों में शून्य हो गए हैं। दूसरे लूप और तीसरे लूप के बीच में ये 8 ओम का रेजिस्टेंस कॉमन है, और कॉमन रेजिस्टेंस में ये दोनों करंट ऑपोजिट हैं, तो इसका साइन आप देखिए -8 और -8 नेगेटिव हो गया है। अज्यूम लूप करंट की ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई है। समेशन E1 पहले लूप में 2 सोर्स वोल्टेज है, 10 वोल्ट लूप करंट को सपोर्ट कर रहा है, लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से बाहर आ रहा है तो 10 पॉजिटिव है, और ये 12 वोल्ट अपोज कर रही है इस I1 को, तो वो नेगेटिव है। तो पहले लूप में इन दोनों का सम -2 आ गया है। इसी तरह से दूसरे लूप में भी 2 सोर्स वोल्टेज है, 12 वोल्ट I2 को सपोर्ट कर रही है, I2 इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रही है, और 7 वोल्ट भी I2 को सपोर्ट कर रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव जुड़कर दूसरे लूप की सोर्स EMF 19 हो गई है। इसी तरह से तीसरे लूप में सिर्फ एक ही सोर्स वोल्टेज है 6 वोल्ट, जो इस I3 को अपोज कर रही है, क्योंकि I3 इसके नेगेटिव एंड से बाहर आ रही है, तो इसका साइन माइनस हो गया है, तो समेशन I3 -6 वोल्ट हो गया है। समझते हैं कि 3/3 की इस मैट्रिक्स को क्रैमर रूल से किस प्रकार हल करके लूप करंट I1 और I2 और I3 के मान ज्ञात होते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ये जो मैट्रिक्स स्वरूप है वो वास्तव में 3 समीकरण है, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कॉलम एलिमेंट्स का रो एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये पहली इक्वेशन इस प्रकार हुई 15I1 -12 I2 0 I3 इज इक्वल टू माइनस। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में ये -12 I1 का कॉफिशिएंट है, 25 I2 का कॉफिशिएंट है, और -8 I3 का कॉफिशिएंट है, और ये इक्वल टू 19 है। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। हम ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म में बनी हुई इक्वेशंस को क्रैमर के नियम से लूप करंट I1 I2 I3 का मान ज्ञात करने के लिए हल कर सकते हैं। ये 15 -12 और 0 कॉलम है, वो I1 के कॉफिशिएंट का कॉलम है। अगर हम इस कॉलम को इक्वल टू वाली समेशन E1 E2 E3 वाली कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं जैसे यहाँ, और शेष मैट्रिक्स को ऐसे ही रखते हैं, तो ये नया मैट्रिक्स स्वरूप आ गया है। और इस मैट्रिक्स स्वरूप में हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स जो आई है उसे एज इट इज डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्रैमर रूल के अनुसार I1 का मान हो गया है। अगर हमें I2 का मान निकालना होता तो हम दूसरे कॉलम में जो I2 के कॉफिशिएंट है उसे इक्वल टू वाले कॉलम से रिप्लेस करके और बिल्कुल इसी तरह से I2 का मान ज्ञात कर लेते। I1 का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों 3/3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होगी। इस डिनोमिनेटर मैट्रिक्स में जब हम पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ एक्सपेंशन करते हैं तो 15 जो पहला एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, और जो शेष 2/2 की मैट्रिक्स हो गई है वो इस 15 की को मैट्रिक्स है उसे एज इट इज उतार दें। अब दूसरा एलिमेंट कंसीडर करें और इसकी रो और कॉलम का सम अगर ओड है, जैसे ये 2 1 में 2 और 1 का जोड़ 3 ओड है, तो इसका साइन बदल जाएगा, तो -12 का साइन नेगेशन हो गया है। और अब इसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये जो स्वरूप दिख रहा है उसे एज इट इज कोमैट्रिक्स बना दें। इसी तरह से ये तीसरे एलिमेंट्स के कॉलम और रो को छोड़ देते हैं और ये जो कोमैट्रिक्स आई है वो उतार देते हैं। चांस की बात है कि इस एलिमेंट का मान 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये 0 आएगी। एक 3/3 की मैट्रिक्स को हल करते समय ये जो 2/2 की कोमैट्रिक्स आई है इनका डिटरमिनेट वैल्यू डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट बिना साइन बदले हुए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट साइन बदल कर करने से और फिर इसे
एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सारी मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू पता कर सकते हैं और वो डिनोमिनेटर में 1812 फंक्शन आ गया है। इसी तरह से न्यूमेरेटर मैट्रिक्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं और हमें I1 का मान पता करना है तो कॉलम वाइज एक्सपेंशन करने में एक लाभ है। जब हम पहला एलिमेंट लेते हैं तो ये जो को मैट्रिक्स आई है वो सेम आई है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, हमें ये कैलकुलेशन 2 बार करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से दूसरे तीसरे एलिमेंट के को मैट्रिक्स बनाई जा सकती है और फिर वैल्यू निकाली जा सकती है और ये न्यूमेरेटर 1688 आ गया है और सॉल्व करने पे I1 का वैल्यू 0.9316 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से हम दूसरे कॉलम को रिप्लेस करके और फिर 3/3 की इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू निकालकर 1688 की जगह जो भी वैल्यू आए वो रख के नीचे डिनोमिनेटर में ये जो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेट वैल्यू वही आएगी 1812। हम I2 और I3 के मान भी निकाल सकते हैं। एक और छोटा अभ्यास करके आज के इस वीडियो लेसन की समाप्ति करते हैं। हमें एक सर्किट दिया हुआ है और हमने 3 क्लॉकवाइज करंट अज्यूम कर लिए हैं। आप क्लॉकवाइज के बजाय कोई करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अगर हम इन 3 लूप करंट के साथ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इक्वेशन सीधा मैट्रिक्स रूप में बनाना चाहें तो पहले लूप के 3 ओम और 4 ओम 2 रेजिस्टेंस का जोड़ हो गया 7 ओम। इसी तरह से दूसरे लूप में 3 रेजिस्टेंस 4, 12 और 8 का जोड़ हो गया 24 ओम और तीसरे लूप में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है 8 ओम और 5 ओम और उनका जोड़ हो गया 13 ओम। तो हमारे पास ये डायगोनल R11, R22 और R33 पहले, दूसरे और तीसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस के जोड़ आ गए हैं। पहले और दूसरे में 4 ओम कॉमन रेजिस्टेंस है और कॉमन में दोनों लूप करंट ऑपोजिट हैं तो इसका साइन नेगेटिव हो गया है और जो 1-2 है वही R21 होगा। पहले लूप और तीसरे लूप में कोई कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है तो वो वैल्यू 0 हो गई और दूसरे और तीसरे लूप में 8 ओम जो कॉमन रेजिस्टेंस है उसमें दोनों लूप करंट ऑपोजिट होने से इसका साइन -8 हो गया है। पहले लूप में 2 सोर्स वोल्टेज हैं, 10 वोल्ट लूप करंट को सपोर्ट कर रही है और 7 वोल्ट अपोज कर रही है। 10 वोल्ट में लूप करंट पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है और 7 वोल्ट में नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है। तो पॉजिटिव एंड के साथ बाहर निकलता हुआ सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव, सोर्स वोल्टेज से नेगेटिव एंड से लूप करंट निकले तो सोर्स वोल्टेज नेगेटिव। दूसरे लूप में भी 2 सोर्स हैं, 7 वोल्ट और 6 वोल्ट। 7 वोल्ट I2 को सपोर्ट कर रहा है और 6 वोल्ट अपोज कर रहा है तो साइन के साथ समेशन E2 आ गया 1 वोल्ट। और तीसरे लूप में एकमात्र वोल्टेज 12 वोल्ट लूप करंट I3 को अपोज कर रही है क्योंकि I3 इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रही है तो इसकी वैल्यू हो गई -12 वोल्ट। अगर उसी प्रश्न में I2 लूप करंट की दिशा उल्टी कर देते हैं, पहले जो क्लॉकवाइज मानी थी उसकी बजाय एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं तो पहले लूप में टोटल रेजिस्टेंस, दूसरे लूप में टोटल रेजिस्टेंस और तीसरे लूप के टोटल रेजिस्टेंस इन डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले और दूसरे में कॉमन रेजिस्टेंस में पहले करंट ऑपोजिट होने से साइन माइनस था, अब दोनों अज्यूम लूप करंट कॉमन रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में है तो इसका साइन +4 हो गया है। पहले और तीसरे में कोई कॉमन रेजिस्टेंस है ही नहीं तो वो वैल्यू 0 हो गई है R13 और R31। और आप देखिए ये 8 ओम जो कॉमन है दूसरे और तीसरे लूप में, पहले कॉमन रेजिस्टेंस में करंट ऑपोजिट था तो साइन -8 था, अब सेम ही डायरेक्शन में लूप करंट है दोनों तो साइन +8 हो गया है। पहले लूप करंट की डायरेक्शन नहीं बदली है तो सोर्स वोल्टेज सेम रहेगी, तीसरे में भी सेम रहेगी, लेकिन दूसरे में हमने लूप करंट की डायरेक्शन बदली है तो आप देखेंगे कि जो सोर्स वोल्टेज पहले 7 वोल्ट इस लूप करंट डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही थी अब नई लूप करंट डायरेक्शन को अपोज करेगी और 6 वोल्ट की नेचर भी उल्टी हो गई है तो इसका साइन उल्टा हो गया है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो I1 और I3 की वैल्यू दोनों में सेम आएगी लेकिन I2 का मान जो दोनों में आएगा वो मान तो सेम आएगा लेकिन साइन ऑपोजिट आएगा तो हमें उल्टा करंट नेगेटिव साइन के साथ मिल जाता है, रिजल्ट सेम आते हैं तो हम करंट को किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं। इस वीडियो से लूप करंट के बारे में आपकी समझ अच्छी बन जाती है लेकिन ध्यान रहे वीडियो देखने से सर्किट थ्योरी नहीं आएगी। सर्किट थ्योरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से और प्रैक्टिस करने से आएगी तो सलाह है कि तुरंत आप इस वीडियो को खत्म करके 1 या 2 प्रश्न लूप करंट मेथड से करें और फिर उन्हीं प्रश्नों को किसी दूसरे सर्किट एनालिसिस ट्रिक से भी करें और अगर आंसर दोनों तरीकों से सेम आता है तो आप खुश रह सकते हैं कि आपसे सवाल सही हो रहे हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए हमेशा की भांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद।